हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको साहित्य सागर में 4 पाठों का वाचन करवाया है, समझाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एकांकी संचय में मैं आपको संस्कार और भावना पाठ पढ़ा रही हूँ, एकांकी पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ ये भी आपको समझ में आ रही होगी। हाफ ईयरली का सिलेबस आपको जल्दी ही मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी आरंभ कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। सिलेबस के इंतज़ार में मत रहिए, जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज़ करना शुरू कीजिए। संस्कार और भावना एकांकी बच्चों में आपको पढ़ा रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है संस्कारों पर भावना की जीत दिखाई गई है। एक इसमें रूढ़िवादी माँ है जो अपनी परंपराओं से इतना बंधी हुई है, उसके संस्कारों को वो छोड़ नहीं पाती है। इसी कारण से उसका बड़ा बेटा अविनाश घर छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसने एक अंतर्जातीय महिला से विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है, अपनी माँ की पसंद से विवाह नहीं किया है। इसीलिए माँ उस नीची जाति की स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाती और अविनाश जो है घर छोड़कर चला जाता है। छोटा बेटा अतुल अपनी पत्नी उमा के साथ अपनी माँ के साथ रहता है। एक दिन अचानक माँ को मिसरानी यानी कि नौकरानी द्वारा यह पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा अविनाश पिछले दिनों बहुत बीमार रहा, उसको हैजा हो गया था और उसकी पत्नी ने उसकी इतनी सेवा की कि वह बीमारी से बच गया है। फिर माँ को यह भी पता चलता है कि अतुल भी वहाँ जाता है, उसका छोटा बेटा दफ्तर के काम से वहाँ आता जाता रहता है। उसे भी यह बात पता थी, लेकिन उसने भी माँ को नहीं बताया। फिर यह भी पता चलता है कि उमा भी वहाँ गई थी। उमा ही माँ को बताती है कि मैं भी वहाँ गई थी, लेकिन उमा ये कहती है कि मैं भाभी से लड़ने गई थी, क्योंकि भाभी के कारण ही भैया जो है घर छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं उनसे लड़ाई करने गई थी। इतना सब होने के बाद फिर माँ को अचानक मिसरानी द्वारा यह पता चलता है कि अब अविनाश तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी यानी कि उसकी जो पत्नी है अविनाश की, वो बहुत बीमार हो गई है। अविनाश की सेवा करते करते वह बीमार हो गई है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अब देखिए बच्चों, पृष्ठ नंबर 15 पर अतुल कहता है अपनी माँ से कि मुझे पता है, हाँ माताजी मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। मतलब भैया के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भाभी को बचा सके। अब माँ उसकी बात को अनसुना करती है, कहती है अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल कहता है सुना तो ऐसा ही है, जैसा लोगों के मुँह से सुना है लगता तो ऐसा ही है कि वह मर जाएंगी। तो माँ उसकी बात को अनसुना कर देती है। फिर अतुल कहता है कि लोगों द्वारा ऐसा ही पता चला है कि वह बीमार है। अब उमा अचरज से माँ को देखती है और फिर अपने पति को देखती है। उमा कहती है आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। उमा कहती है अपने पति से कि आप भी वहाँ नहीं गए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ जाना चाहिए। अतुल उसी तरह शांत रहता है, कहता है कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक यही अवगुण है, यही दोष है कि वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। भले ही उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वे उसके लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। वे फौलाद के समान हैं जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। कहता है अतुल अपनी पत्नी से कि वह एक ऐसा फौलाद है जो टूटना जानता है पर झुकना नहीं जानता। उमा काँप जाती है अतुल की बात सुनकर, कहती है लेकिन भाभी को ऐसे में कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर हो जाता है, कहता है भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। अतुल कहता है माँ कहती है तुमसे मुझे किसी को यह अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। वो कहता है माँ अधिकार तो तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तुम्हारा सोचना जो है दृढ़ है, तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अब माँ बेचैन हो जाती है, उद्विग्न हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। माँ कहती है कि तो मुझे ऐसा लगता है यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी नहीं बचेगा। अब माँ जो है उसके आगे शब्द नहीं निकलते, उसकी वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक, उमा अचरज से उन्हें देखती है। उमा चकित हो जाती है, दुखित हो जाती है। माताजी कहती है। माँ कहती है हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा का स्वर काँप जाता है, कहती है माताजी आप यह क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर हो जाता है, कहता है माँ तुम इतना जानती हो उनके बारे में, मतलब तुम्हें इतना सब कुछ पता है?
माँ कहती है हाँ उमा अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में है। माँ कहती है उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, मुझी में है। अब उमा और अतुल एक साथ कहते हैं माँ, माँ उसी तरह अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल, वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी। अविनाश के लिए कहती है कि वो निर्मम है, वो कठोर हो गया है, वह मुझसे मिलना नहीं चाहता, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, पर मैं तो माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए शायद। तो कहती है मैं ही उसके पास चलूँगी। अब उमा कहती है, उमा भी खुश हो जाती है, कहती है माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल का स्वर भी गंभीर हो जाता है, कहता है अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। कहता है चलने से पहले यह बात अपने मन में अच्छी तरह सोच लो, यह निश्चय जो है अपना दृढ़ कर लो कि यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। यदि अतुल माँ से कहता है कि यदि तुम उस नीच श्रेणी की भाभी, यदि तुम में इच्छा शक्ति दृढ़ है तुम्हारी कि तुम भाभी को घर में लाओगी तो ही तुम्हारा वहाँ जाने से लाभ है, अन्यथा तुम वहाँ उनसे मिलने के लिए मत जाओ। अतुल अपनी माँ से यह कहता है, माँ उसकी बात को समझ जाती है। माँ कहती है जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। कहती है मैं बड़ी बातें जानती हूँ, इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। अतुल खुश हो जाता है माँ की बात सुनकर, ऐसी बात है तो चलो माँ अभी चलो। अपने नौकर को पुकारता है, आवाज़ देता है राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो। अपनी पत्नी से कहता है जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ उमा और तुम भी चलो। कहता वह बड़े कमरे से होकर बाहर आ जाता है, उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वही शब्द याद आते हैं जो पुस्तक वह शुरू में एकांकी में पढ़ रही थी। उमा, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जीवन में जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम जो है एक ही बचपन से लेकर जवानी तक मतलब या बुढ़ापे तक एक ही बात को लेकर चलते हैं, मतलब कि हम ये बात अपने जीवन में कभी स्वीकारेंगे नहीं, हमारा ये मानना होता है। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उन्हीं बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह एक रूढ़िवादी महिला थी और अपने संस्कार को नहीं छोड़ पा रही थी, इसीलिए वह अपने बड़े बेटे को त्याग देती है। लेकिन तो बच्चों आपकी ये एकांकी संस्कार और भावना पूरी हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आपने देखा बच्चों कि माँ जो है शुरू से अपने संस्कारों को लेकर चलती है, इसी कारण वह अपने पुत्र को भी त्याग देती है, बड़े पुत्र अविनाश को, क्योंकि उसने एक नीच जाति की महिला से विवाह किया है। और माँ के संस्कार इतने मजबूत थे कि वह अपने पुत्र को भी त्याग देती है, अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाती, उस बंधन को तोड़ नहीं पाती। फिर उसे बाद में पता चलता है कि अविनाश बीमार हुआ, तब भी वह अपने संस्कार नहीं छोड़ती। लेकिन जब अंत में पता चलता है कि अविनाश तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी सेवा करते करते उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और माँ यह जानती थी कि यदि अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा, तो वह पुत्र प्रेम के आगे विवश होकर अंत में अपने पुत्र और बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब यह दिखाया गया है कि संस्कार जो है, संस्कार अपने छोड़ देती है, उसके संस्कार छूट जाते हैं पुत्र प्रेम के आगे और संस्कारों पर भावना की जीत हो जाती है। यही इस एकांकी का उद्देश्य है, यही इस एकांकी में समझाया गया है। बच्चों उम्मीद है आपको एकांकी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको पता है कि 2 नवंबर से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बच्चों पेपर का प्रारूप वही है जैसा बोर्ड में पेपर आता है, मतलब उसी तरह का प्रश्न पत्र आएगा। आपका पिक्चर कंपोजिशन हो गया, सूक्ति पर आधारित मौलिक कहानी हो गई, आपका एस्से निबंध हो गया, चॉइस आती है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपका पत्र हो गया, पत्र में अनौपचारिक औपचारिक दोनों ही तरह के पत्र आते हैं, चॉइस आती है उसमें भी। आपको पत्र का प्रारूप मैंने समझा ही रखा है, पहले ही जब एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई थी तो उसमें मैंने आपको पत्र का प्रारूप समझाया था। बाकी लर्न करने का काम बच्चों आपका है। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा है, शुद्ध अशुद्ध हैं, वाक्य रूपांतरण है, वाक्य परिवर्तन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सब बच्चों आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में से थोड़ा थोड़ा लर्न करते हुए चलना है ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। ठीक है बच्चों, फिर भी यदि आपको पत्र या पेपर का प्रारूप समझने में परेशानी होती है तो आपकी व्याकरण पुस्तक के पीछे पत्र का प्रारूप, आपके हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा।
फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं आपको एक बार पेपर का पैटर्न समझाऊं, कितने अंक का क्या क्वेश्चन होगा वह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इस एकांकी को दोहराइए, अपने प्रश्नोत्तर अच्छे से कीजिए, अपना जो है अब टाइम टेबल सेट करके अपनी स्टडी को प्रारंभ कीजिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बच्चे, थैंक यू।